हाँ, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो और ये डॉट प्रोडक्ट में भले ही वेक्टर क्यों ना हो, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर रिजल्ट आता है। और ये इसीलिए ये वेक्टर होने के बाद भी डॉट प्रोडक्ट इसलिए स्केलर आता है, और ये भी कॉस थीटा होता है। और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। और जैसे ये खींच रहा है इसे, तो अगर फोर्स इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको वेक्टर के रेजोनेंस में कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, तो केवल ये फोर्स इधर है उसी के साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे मैटर नहीं कर रहा है इस वाले से। इसीलिए इसको ये थीटा है तो इसे एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये एफ साइन थीटा, लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू यही एफ कॉस थीटा इंटू में एस, तो एफ एस कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा इस तरीके से। और ये क्यू एफ डॉट एस है, तो ये समझो क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए। और ये पॉजिटिव कब होता है वर्क, नेगेटिव जीरो होता है। नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, जब मोशन, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव होता है। जैसे इसमें भी इधर चल रहा है, फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो डायरेक्शन सेम है तो वो है। प्लस में दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करती है कि थीटा, जैसे ये इधर फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भी ये पॉजिटिव ही होगा। तो जब तक 90 डिग्री से कम होगा थीटा तब तक पॉजिटिव होगा। यही दो चीज़ की सेम डायरेक्शन में हो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ 90 डिग्री से कम हो हमेशा थीटा, जैसे इसमें है। और जो है देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो सब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो इनटू होके सब जीरो हो जाएगा, इसलिए ये तो नॉन जीरो रहना रहेगा ही। और निगेटिव कब होता है, तो उसी तरीके से जब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 90 डिग्री दोनों में नहीं होगा, 90 डिग्री अगर होगा तो जीरो आ जाएगा, उस पर आएंगे। 90 डिग्री से 180 डिग्री होगा तो जो है निगेटिव होगा, या तो फिर फोर्स जैसे इसमें इधर फिक्स, इसी चीज़ में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। इंजन के फोर्स के, इंजन का फोर्स इधर लगा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो है मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जब जैसे इसमें 180 डिग्री है तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा। और देखो 180 होगा तो ये नंबर लाइन में ये 180 इधर वाला माइनस में आता है, तो -1 होगा तो इंटू करोगे तो उस तरीके से है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो फोर्स जीरो कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, जैसा कि इसमें पढ़े थे 9th में कि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 90 डिग्री है इसलिए जीरो है। या तो फिर फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो इंटू हो के सब जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट या तो जीरो हो पहली चीज़, दूसरी 90 डिग्री होगा तो भी, क्योंकि देखो दीवार पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए सब इंटू हो के जीरो हो गया। देखो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये पार्ट इंडिपेंडेंट होता है, पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है, और ये पार्ट डिपेंडेंट होता है नॉन कंजर्वेटिव। जैसे कि ये मतलब कि एटम में मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और इधर से पॉजिटिव को लाओगे तो ये इसको रिपेल करेगा तो वर्क करना पड़ेगा, तो इधर से लाओगे तो भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इधर रिपल्सन ज़्यादा होगा, लेकिन इधर से लाओगे तो इधर से थोड़ा रिपल्सन कम हो जाएगा, लेकिन इधर लाते लाते इमेजिन कर लोगे इधर लाते लाते उतना ही वर्क करना पड़े, यानी पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरीके से जितना भी सर्कुलर मोशन जैसे कि ग्रेविटेशनल हो गया सर्कुलर मोशन, या तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्कुलर आता है, या तो मैग्नेटिज्म में भी ऐसे सर्कुलर आता है, तो सब में ये पार्ट इंडिपेंडेंट यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं सब सर्कुलर।
और इसमें वापस जो है यहाँ से यहाँ लाओगे तो फिर से ये उल्टा रिपेल करेगा, तो ये वापस से उसको एनर्जी गेन मिल जाएगा, तो वर्क लूप मतलब कि वर्क डन फिर से जीरो आएगा जब उल्टा वापस यहाँ लाओगे। और जैसे ये कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, मतलब कि पार्ट पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस से। जैसे कि मान लो मुंबई से अगर पुणे जाना है तो सीधे रास्ते से जाओगे तो कम एनर्जी लगेगा, दूर से जाओगे तो ज़्यादा लगेगा जितना दूर से, यानी कि पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये पार्ट डिपेंडेंट होता है। और इसमें वर्क लूप नॉन इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि वापस लाओगे तो ऐसा नहीं कि एनर्जी खर्च नहीं होगी, खर्च तो होगी, इसलिए नॉन जीरो नहीं होता। देखो पावर तो बहुत जगह पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, W/T पढ़े ही हैं। और वॉट जो है 9th में भी था, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 हॉर्स पावर मतलब HP इज इक्वल टू 746 वाट। देखो ये तो वर्क डन बाई टाइम टेकन, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला एक और है। देखो जैसे कि इसमें का स्मॉल ds को और फोर्स लग रहा है, और dw जो वर्क होगा इसे, और डी ले लो तो देखो वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ds/dt यानी वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी पावर होता है। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये दूसरा फॉर्मूला, और वो पहला था। एनर्जी मतलब एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ये 9th में भी था। वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट हीट एनर्जी, इस सब में से एक मैकेनिकल एनर्जी होता है। और मैकेनिकल एनर्जी को दो, एक पोटेंशियल एक काइनेटिक में डिवाइड करते हैं। और पोटेंशियल में दो होता है, एक जो पोजीशन के चेंज करने से, जैसे गिट्टी को ऊपर ले जाओगे तो उसका जो भी मास होगा उसको उठाने में वो लगाना पड़ेगा, तो m। और जो भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो g, और जितने हाइट पे ले जाओगे उतना ज़्यादा लगेगा तो mgh। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाफ kx², और k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के नेचर पे कि हार्ड है कि सॉफ्ट है। और मतलब कि जैसे इसमें इतना खींच के ये नॉर्मल से इतना डिस्प्लेसमेंट किए, और जो भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिलीट हो गया फिर से। तो जैसे कि इसका स्प्रिंग के है और इसको डिस्प्लेसमेंट ले जाने में इतना एनर्जी लगाओगे, तो जितना भी स्प्रिंग है और उसको इंटू करो, क्योंकि जितना हार्ड स्प्रिंग होता उतना वो हो गया उसका, और जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वही हाफ kx²। और काइनेटिक एनर्जी जानते ही हो, हाफ mv²। अब आता है एनर्जी, जैसे लॉ ऑफ एनर्जेशन है, मतलब कि एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं की जा सकती और ना ही क्रिएट, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। और पूरे दुनिया का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, हालांकि लेकिन डरते इसीलिए हैं क्योंकि वो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होता है। जैसे कोई एनर्जी अच्छी एनर्जी दूसरे फॉर्म में चल तो उसको रिस्टोर नहीं कर सकती इसीलिए, लेकिन एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। यही होता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट विल बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, तो एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी, यानी ना ही तो एनर्जी ख़त्म की जा सकती है, ना ही बनाई जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में मतलब यही है कि जैसे कि एक फॉर्म, जैसे कि जितना भी वर्क करोगे उतना, जैसे 10 जूल का वर्क किए तो उतना ही एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी उतना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जितना वर्क करोगे, 10 जूल वर्क किए तो 10 जूल ही ट्रांसफ़र होगी। और जैसे मतलब कि मान लो ये प्रूफ करना है, जैसे जितना वर्क करोगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बनेगा, जितना वर्क करोगे। और जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में जैसे वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चेंज इन काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी मतलब यही होता है कि फाइनल माइनस में इनिशियल। काइनेटिक है तो के, पोटेंशियल है तो पी। तो वर्क की जो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, यानी वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक का क्या होता है हाफ m, क्योंकि फाइनल है यानी कि v² होगा, और यहाँ पे इनिशियल है यानी u² होगा। फाइनल काइनेटिक यानी कि आखिर में पहुँच गया, इसीलिए v², हाफ mv², और इनिशियल मतलब इनिशियल का होगा इसीलिए u होगा, हाफ mu²। हाँ, तो
रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू mv और काइनेटिक एनर्जी यानी E हाफ mv²। तो हाफ mv² में m से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो mv² v² हो जाएगा और mv² जो है P के बराबर होता है। तो अब रिलेट हो गया ये दोनों के इक्वल हाफ P²/m। तो अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी उतना होगा जितना P² होगा तब जब मास कांस्टेंट होगा, और काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब P कांस्टेंट होगा तब K इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, और जब काइनेटिक एनर्जी ही कांस्टेंट होगा तो m इधर चला जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P² के। देखो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जिसमें हाफ kx² यही प्रूफ करना है। तो जैसे कि अगर ये नॉर्मल है और इसमें इसको अंदर की मतलब कि मान लो बाहर की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स नेचुरल टेंडेंसी होगा लगता है। और 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 ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स। जितना रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा होगा मतलब उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये स्प्रिंग के मैटर पे भी डिपेंड करता है इसीलिए के आ जाएगा। और क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसीलिए माइनस आएगा। तो इस तरीके से F इक्वल टू माइनस kx होगा। और ये इधर वाला डेरिवेशन करके प्रूफ कर लेना। लेकिन जैसे कि के दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक स्प्रिंग कितना मोटा है, जैसे अगर स्प्रिंग पतला है तो के की मतलब मोटा है तो के की वैल्यू हाई होगी, और पतला है तो शायद के की वैल्यू कम होगी। लेकिन एक चीज़ और पे लेंथ पे भी मोटा के साथ डिपेंड करता है कि जितना लंबा होगा स्प्रिंग उतना ही मतलब आसान होगा उसको करना, और जितना पतला होगा स्प्रिंग मतलब लेंथ जितना कम होगा उतना ही मुश्किल होगा, यानी इस पर भी डिपेंड करता है के।